आज हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशनल एथिकल क्लाइमेट, जो कि एथिकल डिसीजन या मेकिंग एन इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेमिंग एथिकल पॉलिसीज। नाउ एथिकल पॉलिसीज बनाना हर एक कंपनी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सो दैट जो भी एम्प्लॉयज काम करते हैं दे नो कि किस दायरे में काम करना है। पॉलिसी मतलब एक दायरा, कि दिस इज द, बोलते ना दायरा, जो जिसके भीतर तुमको काम करना है। फॉर एग्जाम्पल 50,000 मैं खरीदी कर सकता हूँ, 50,000 के ऊपर मुझे सीनियर से परमिशन लेना पड़ेगा, ये पॉलिसी है। या अकाउंट्स के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट रहेंगे, ये पॉलिसी रहेगा। नॉर्मल अकाउंटेंट एमकॉम एमबीए नहीं चलेगा, ये कंपनी ने पॉलिसी बनाया, तो ये पॉलिसी के दायरे में आप फैसला लोगे। तो ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स क्या है? एथिक्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है सी एथिकल क्लाइमेट होता है। एक एथिकल क्लाइमेट ऐसा है कि जैसे बॉश कंपनी, एक आदमी सप्लायर है बॉश का, वो लाकर परचेज डिपार्टमेंट ऑफ बॉश को गिफ्ट देता है। बॉश का क्लाइमेट स्ट्रेट अवे नो बोलता है, यू कैन नॉट, बोलते ना एक प्रकार का रिश्वत हुआ वो। तो बॉश का एथिकल क्लाइमेट इज, हम रिश्वत देंगे नहीं, हम रिश्वत लेंगे नहीं। सो उनको कुछ नया फैक्ट्री डालना है जिसके लिए लाइसेंसेस रजिस्ट्रेशन लगता है, 1 रुपया रिश्वत देंगे नहीं वो लोग। और जो ऑर्डर्स पाना रहता है किसी से, उसके लिए भी वो लोग रिश्वत नहीं देंगे। सो द पॉलिसी ऑफ द कंपनी इज वेरी क्लियर, हम रिश्वत देंगे नहीं, हम रिश्वत लेंगे नहीं। तो उनका वो क्लाइमेट है, वो कल्चर बन चुका है। सो तुम यदि बॉश में जाते हो, तुम बहुत क्लीन तरीके से रहते हो, वहां पे कोई गोल घुमाने की बात नहीं है, जो है वैसा ही है। सो एक बोलते ना ऑर्गेनाइजेशन एथिक्स, एक ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर नहीं है, ना साइकोलॉजी है। एक दायरा तुमने बनाया है, जो लिमिट तुम क्रॉस करोगे नहीं। आया समझ में? लिमिट तुम क्रॉस करोगे नहीं। सो ऑर्गेनाइजेशन एथिक्स जो वैल्यूज है ऑर्गेनाइजेशन को बताते हैं अपने स्टेक होल्डर्स को। जैसे सप्लायर को, तुम हमको गिव रिश्वत नहीं दे सकते, हम तुमको पेमेंट टाइमली करेंगे। कस्टमर को, जो स्टेक होल्डर्स है, कस्टमर, सप्लायर, गवर्नमेंट, एम्प्लॉइज, कस्टमर को हम तुमको क्वालिटी प्रोडक्ट देंगे। उसमें जैसे कि पंप्स बनाता है बॉश, उसमें जो रॉ मटेरियल है वो हम सस्ता नहीं डालेंगे, हम वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बनाएंगे। तो कस्टमर को भी गारंटी है, आज बॉश के वॉशिंग मशीन आ गए, तुमको भरोसा रहेगा कि इन लोगों ने ईमानदारी से बनाया होगा प्रोडक्ट। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट एंड ऑर्गेनाइजेशन कल्चर आर डिस्टिंक्ट कंसेप्ट्स। ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट हो सकता है टॉक्सिक हो, टॉक्सिक मतलब आपस में झगड़े हो। और ऑर्गेनाइजेशन एथिक्स जो कायदे कानून, जो लिमिट, जो कल्चर, कल्चर भी नहीं, जो दायरा तुम अपने आप में रखते हो। एज अकाउंटेंट मैं कोई भी नकली बिल बनाऊंगा नहीं, ये मेरा एथिक्स बोलता है। और जो ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट है कंपनी में, अब देखो कॉलेज में वातावरण बहुत टॉक्सिक रहता है, ठीक है, या हो सकता है वातावरण बहुत अच्छा हो लेकिन एथिकल प्रैक्टिसेस ही नहीं है। लोग बोलते हैं ना, कॉलेज में पार्टी कर रहे हैं, कोई लेक्चर नहीं कर रहा है, तोड़ फोड़ कर रहा है। सो वहां पे एथिक्स नहीं है, बट क्लाइमेट अच्छा है। दोनों विपरीत दिशा में भी जा सकते हैं, दोनों सेम दिशा में भी जा सकते हैं, कि क्लाइमेट भी बहुत अच्छा, सब लोग शांति से काम करते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं, कोई फ्रॉड नहीं करता, एथिक्स फॉलो करते हैं। आया समझ में? ऑर्गेनाइजेशन कल्चर tends to be shared by all most members of social group. Older, सीधी बात है। एक बात बताता हूँ, हमारा जनरेशन अभी भी हमारे माता पिता, चाचा चाची जो भी आए, पैर पड़ता है। अभी के जनरेशन बड़ा है कि कम हो गया है? कम हो गया है। सो ये जो जनरेशनल टू जनरेशनल पास हो रहा था ना एथिक्स, ये ये एथिक्स नहीं, ये कल्चर है अपने देश का, ये थोड़ा सा कम हो गया है और हमको फर्क भी नहीं पड़ता। लेकिन हमारा मानना है कि इंडियन कल्चर जहाँ पे है, जहाँ पैर पड़ने से आप आशीर्वाद ले रहे हो, वो फॉलो होना चाहिए। कुछ चीजें फॉलो करो, कुछ चीज, सती प्रथा गलत था ना, वो लेट गो करो। सो आप देखो जो पॉजिटिव है कल्चर में से वो ले लो, जिससे नुकसान होता है उसको छोड़ दो। सो कल्चर एंड आर ऑफन स्टडीड अंडर नेशनल लेवल पे। एथिकल क्लाइमेट नाउ कैसे होता है, आप जब कंपनी में काम करते हो आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे भेदभाव नहीं होगा, यहाँ पे एम्प्लॉय के साथ सरीका ट्रीटमेंट होगा, यहाँ एम्प्लॉयज को पगार अच्छा मिलेगा। ठीक है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैं एक जगह पे, जैसे हमारा गेट टुगेदर था, वहाँ पे केयर टेकर्स थे, उस बंगलो के केयर टेकर्स थे।
तो मोबाइल गलती से एक दो जो करे गया तो लोग डर गए कहीं केयर टेकर चोरी ना कर ले। तो जो मालिक थे बंगलों के उन्होंने बोला चिंता मत करो, उनको पेमेंट, उनका सैलरी अच्छा है, उनको घर दिया गया है, उनको मेडिकल इंश्योरेंस कराया गया है, उनके बच्चे का एजुकेशन हम संभालते हैं। लाइफ मिल गया ना। वो एम्प्लॉय को अच्छा पगार मिल रहा है, बच्चों का एजुकेशन मिल रहा है, बट मेडिक्लेम मिल रहा है, खाने के लिए दिया जा रहा है, तो फ्रॉड होगा? दे वर सेटिस्फाइड केयर टेकर्स, तो कभी वहां पे चोरी नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक ऐसा माहौल बना गया जहाँ पे एम्प्लॉय सेफ है, उसका जॉब कोई निकालता नहीं है, वो ईमानदारी से काम करेगा। सो एक क्लियर क्लियर बाउंड्रीज कि भाई ये तुम्हारा रिस्क है और ये एथिकल स्टैंडर्ड्स है। मैं प्रॉफिट करने के लिए, मुझे मेरा वस्तु 500 रुपए का है, मैं 800 रुपए में सामने वाले से डील साइन करवाओ, 800 रुपये हुआ, बराबर है। 300 रुपया मैंने गलत प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया, 500 रुपये में प्रॉफिट मार्जिन ऑलरेडी है, मैं बेच रहा हूँ 800 रुपये में। 100 रुपया जो सामने वाला जो है ना परचेज डिपार्टमेंट, उसको रिश्वत दे रहा हूँ। मैंने भी एथिक्स फॉलो नहीं किया, उसने भी फॉलो नहीं किया। तो गवर्नमेंट ने क्या किया इस मामले में बताता हूँ। मेरा मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हूँ। पहले क्या होता था, मैं ऑफिसर हूँ बुलाता था, हो सकता है मैं रिश्वत लूँ, तेरा फाइल क्लियर करने के लिए 1000 रुपए दे, बराबर है, आमने सामने तू देगी, दे देगी, चलना निपटा देते हैं। अभी मुझे कुछ प्रॉब्लम आएगा, मैं कंप्यूटर में डालूंगा, कौन आदमी है मुझे पता नहीं रहेगा, वो कहाँ है मुझे पता नहीं रहेगा, उसको ईमेल जाएगा, वो जवाब ईमेल, मतलब इनकम टैक्स का ऑफिसर और आदमी दोनों आमने सामने मिलेंगे नहीं, ये क्वेरी पूछेगा, ये क्वेरी लिख के देगा और एक सॉफ्टवेयर सिस्टम दोनों को जोड़ेगा विदाउट देम नोइंग ईच अदर। रिश्वत का चांस है कहीं? तो गवर्नमेंट ने एथिकल ऐसा सिचुएशन बना दिया कि रिश्वत का चांस ही खत्म कर दिया। लॉजिक समझ में आया? बॉश कंपनी में इसलिए तुम गिफ्ट लेकर जाते हो, भाई फैक्ट्री गेट में रखो, अंदर नहीं लेके जा सकते, रिश्वत का चांस ही खत्म कर दिया ना उन्होंने। कोई रिश्वत देना चाहता है परचेज एक किसी डिपार्टमेंट को, वो लोग गिफ्ट अंदर अलाउड ही नहीं करते किसी को, वो लोग बोनस सब वर्कर्स को देते हैं, बराबर देते हैं। तो वो लोग बोलते हैं हम वर्कर्स और स्टाफ को दे रहे हैं ना, सब सैलरी बराबर दे रहे हैं, तो बाहर के आदमी का गिफ्ट देने का क्या काम? वो तो रेट बढ़ाने का काम होगा, तो कॉस्ट बढ़ता है ना, कंपनी को घाटा होता है। सो यहां तक कर लिया। तो टाइप्स ऑफ एथिकल क्लाइमेट लो। एक नंबर 1 इंस्ट्रूमेंटल क्लाइमेट, एक एथिकल क्लाइमेट है जो आप ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को सर्व करते हो, कुछ भी हो जाए मेरा काम है कंपनी के प्रति वफादार रहना। एक केयरिंग क्लाइमेट है जहां पे जो भी एम्प्लॉयज है, अब गूगल में एक स्लीपिंग पॉड्स है, आदमी बहुत थक गया, वहां पे एक जगह है जाकर लेटेगा, एक स्लीपिंग पॉड है, वो ऐसे लेटेगा और रिलैक्स करेगा। क्यों? क्योंकि गूगल को भी पता है लॉन्ग एंड मेनी आवर्स ऑफ हार्ड वर्क होता है, तो केयरिंग क्लाइमेट रखा है एम्प्लॉय के लिए। और किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाए तो उसके वाइफ को 10 साल तक हाफ सैलरी मिलता है, और उसके बच्चों को 18 साल तक फ्री एजुकेशन। कौन छोड़ेगा गूगल? अभी गूगल ने कुछ 8-10 हजार लोग को निकाला है, वो प्रॉफिट कम हो गया है कॉस्ट कटिंग के हिसाब से, वरना गूगल कोई छोड़ता नहीं है, क्योंकि आर गेटिंग सो मेनी बेनिफिट्स आउट ऑफ द जॉब। सो वक्त के साथ साथ इंडस्ट्री, कॉरपोरेट कोड्स, ये सब बदले हैं, ज़्यादातर ये इंटरनेशनल लेवल पे हो गया है। अमेरिका में तो कायदे हैं इसके, तुम करप्शन ऐसे नहीं कर सकते, रिश्वत भी नहीं दे सकते। और हर जगह पे लुम्बर, पेपर, माइनिंग, बैंकिंग, तुम देखो ना, यहाँ पे कितने सारे एरियाज है, जैसे पेपर के लिए रॉ मटेरियल लकड़ा है। अच्छा, कोका कोला पर बीच में इल्जाम लगा था बहुत साल पहले कि जमीन से नीचे जो पानी निकालते हैं, कुछ ज्यादा ही पानी निकाल दिया था, इल्जाम लगा था। सो बोलने का तात्पर्य है कि इतने सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है जो ग्लोबल कोड ऑफ कंडक्ट बनाते हैं, जो तुमको फॉलो करना रहता है। कुछ दवाई का कोड ऑफ कंडक्ट ले लो, कुछ वर्ल्ड में बैंड है लेकिन इंडिया में अलाउड है। बीच में एक कंटेनर आया था शायद अमेरिका से, बहुत साल हो गए, वो गोवा साइड तरफ था, वो पूरा अपना इलेक्ट्रिक वेस्ट डंप कर रहा था इंडिया में, डंप करने वाला था, वो तो ट्रैक हो गया, मतलब इंडिया बन जाएगा डंपिंग ग्राउंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। और ये होने ही वाला है, ई व्हीकल जैसे आ रहे हैं, बैटरी का डंप कहाँ करेंगे, उसको तुम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, तो बहुत बड़े इश्यूज आएंगे 8-10 साल बाद, जब बैटरी खराब हो जाएंगे तो कैसे डंप करें। सो देयर आर ग्लोबल कोड्स ऑफ कंडक्ट, जहाँ पे तुम जब काम करते हो, साउथ अफ्रीका, ये सब जगह
तो इस प्रकार से कुछ प्रिंसिपल डेवलप हुए, जैसे कॉक्स प्रिंसिपल। ये क्या है, यहाँ पे जापान, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका के लोगों ने डेवलप किया था। ये कॉरपोरेट बिहेवियर को ठीक से गाइडलाइन सेट करता है कि एक इंसान का, एक कंपनी का ये गाइडलाइंस है कि तुम रिश्वत दे नहीं सकते, तुम प्रोडक्ट का क्वालिटी जो है वो मेंटेन रखोगे, तुम उसका कंटेंट बराबर बताओगे, तुम रिश्वत लोगे नहीं, रिश्वत दोगे नहीं, तुम गवर्नमेंट के साथ एथिकली डील करोगे, आया समझ में, तुम पेमेंट टाइमली करोगे, तो तुम्हारा जो कंपनी है उसका सोशल इम्पैक्ट। इसलिए तो देखो, तुम मैकडोनल्ड में जाओगे तो जो कागज है वो बोलते हैं ना रिसाइकल्ड पेपर यूज किया है, या पतंजलि ले लो, आयुर्वेदिक है तो भरोसा लोगों को होता है, रिलायंस है तो पता है कि कोई भी फ्रॉड नहीं होगा, टाटा से तो नंबर 1 भरोसे की कंपनी है। सो एक भरोसा हो जाता है। और एक प्रिंसिपल ऑफ ग्लोबल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, होंडा 150 के ऊपर देशों में, कोका कोला 170, वर्ल्ड के सारे देश नॉर्थ कोरिया, ईरान छोड़ के लगभग है। तो ग्लोबल तुम्हारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है, जहां पे तुम एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाओगे जो कि ग्लोबली एक्सेप्टेबल होगा। अभी तुम देखो इंडिया में जो एप्पल है, दो 15 लाख मोबाइल बनाए थे उन्होंने पिछले साल, और अभी तो 30,000 मोबाइल बन रहे हैं दिन में ये स्पीड पे, और 16 भी लॉन्च कर रहे हैं। तुमको पता है वर्कफोर्स जो एप्पल का है, जो 3 कंपनीज बनाते हैं एप्पल के, फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन, पेगाट्रॉन, ठीक है, मैक्सिमम औरतें हैं इसमें, समझ में है? और औरतें हैं तो उनके लिए हाउसिंग बनाया जा रहा है, गवर्नमेंट भी फंड कर रहा है, एप्पल भी फंड कर रहा है। सो बोलने का तात्पर्य, ग्लोबल जो जवाबदारी वो पूरी कर रहे हैं। द कंपनी वुड हैव द अपॉर्चुनिटी, कोई गलतियां हुए हैं तो उसको करेक्ट कर दो, रिपोर्ट मॉनिटर करो। सम कॉरपोरेशन हैव टेकन देयर ग्लोबल कोड्स फॉरवर्ड ताकि वो अच्छे तरीके से हो सके, ठीक है। सो लेवी स्ट्रॉस, ये जो कंपनी है जो जीन्स बनाती है, इन लोगों ने बराबर गाइडलाइंस दिए, नाइकी, एडिडास। अभी इनके प्रोडक्ट जो है वो काफ़ी एथिकली बनाए जाते हैं, जिसका कंटेंट या रॉ मटेरियल ऐसा सस्ता है लोग यूज़ नहीं करेंगे, ये लोग अपनी ईमानदारी से यूज़ करेंगे। ग्लोबल आउटसोर्सिंग, अभी ग्लोबल आउटसोर्सिंग में क्या हुआ नाइकी, एडिडास पे मैं बताता हूँ। इनमें से एक कंपनी पे इल्ज़ाम लगा था कि तुम चीप लेबर, सस्ता जो लेबर है ना, लेबर तो हायर करते हो बट बच्चे लोग को कामगार में रखते हो, या तुम 1,000 रुपए देते हो, 2,000 देते हो और वो 15,000 में बेचते हो, ऐसा भी इल्जाम लगा था कुछ कंपनी में। ताइवान, ये सब सस्ते जगह है जहाँ बनता है, ताइवान, बांग्लादेश, इंडिया। लेकिन अभी वक्त के साथ साथ लेबर प्रैक्टिसेस भी बढ़ गया है, तो ये सब अभी कम हो गया है। क्योंकि तुम देखते हो ना आजकल इंडिया में भी लिखा रहता है यहाँ बच्चे काम नहीं करते, क्योंकि अलाउड ही नहीं है। तो ये सब अभी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया है काफ़ी हद तक। फिर इंडस्ट्री बेस्ड कॉर्पोरेट कोड्स है, जहाँ पे इंडस्ट्रीज ने बोलते हैं ना कोड्स बनाया है, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में कोड ऑफ कंडक्ट रखा है ताकि उसमें कोई वर्कर की जान ना जाए। कितने बार हादसा हुआ है, बॉयलर फट गया, लोग मरे हैं, ठीक है। इसकी वजह से लोग इम्प्रूव होते गए। अब बोइंग कितने प्रॉब्लम से गुजर रहा है, उनके कुछ एरोप्लेन क्रैश हुए, एक एरोप्लेन का दरवाजा हवा से गिर गया। तो बोलने का तात्पर्य कि जब तुम मैन्युफैक्चर कर रहे थे तभी ध्यान नहीं दिया, और आज कितना प्रॉब्लम आ रहा है उनके एयरक्राफ्ट में, कुछ न कुछ एयरबस नहीं, बोइंग को ही दिक्कत हो रहा है, इंजन में प्रॉब्लम और दरवाजे में प्रॉब्लम। सो ये जो है डिफेंस इंडस्ट्री ने पाया, इतने सारे स्कैंडल्स हुए वहां पे। अपन बोलते हैं कि स्कैंडल्स इंडिया में, अमेरिका में भी हुए हैं स्कैंडल्स, कुछ जो प्रेसिडेंट का जॉब भी गया है वहां पे, आई थिंक रिचर्ड निक्सन का। सो स्कैंडल्स वहां पे भी हुए हैं, उसकी वजह से एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट ड्राफ्ट हुआ है। वक्त के साथ साथ गवर्नमेंट को भी काम करने का एक तरीका बना जिससे एथिकली रिश्वत ना ली जाए, सब आ गया उसमें। सो एथिक्स प्रोग्राम, एथिक्स ऑफिसर्स, एथिक्स ट्रेनिंग, सही गलत का फर्क। फिर उसके बाद में बोलते हैं ना कुछ गड़बड़ी किया, मैं एक एग्जांपल देता हूँ वॉक्स वेगन को, और एक एग्जांपल दूंगा मैगी का। इंडिया में मैगी में पाया गया लेड, लेड कॉजेज कैंसर, तो केस हो गया कंपनी पे। इंडियन गवर्नमेंट ने कितना फाइन लगाया, 600 करोड़ रुपीस। उन्होंने चैलेंज किया कोर्ट में, मैगी मतलब नेस्ले मालिक है, किटकैट जो है, जो नेस कैफे बनाते हैं। और वॉक्सवैगन कंपनी पे इल्ज़ाम ऐसा लगा था
कि जब टेस्ट करते हैं गाड़ी को तो धुआं कम छोड़ती है, एक्चुअल कंडीशन में धुआं ज़्यादा छोड़ती है। एथिक्स फॉलो नहीं किया कंपनी ने, कितना फाइन लगाया था अमेरिका ने, 1,10,000 करोड़। तो जब पेनल्टीज इतने ज़्यादा रहते हैं, अभी तुम देखो, हेलमेट नहीं रहा तो 1,000 रुपया, लाइसेंस नहीं रहा तो 5,000, इंश्योरेंस नहीं रहा तो फाइन कितने ज़्यादा है। तो झक मार के लोग करते हैं ना, और पकड़े गए बच्चे लोग, 18 साल से कम वाला चला रहा है तो पेरेंट्स पर केस होता है। डू यू एग्री? तो यही है कि अभी उसके पेनल्टीज आ गए, तुम लीगल प्रोटेक्शन फॉर द कंपनी ये फॉलो कर रहा है, कंपनी प्राइड एंड रॉयल्टी, कंज्यूमर गुडविल बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है इससे तुम्हारा काफ़ी हद तक हो जाएगा। बस ये जो है टाइप्स ऑफ ग्लोबल कॉर्पोरेट कोड ऑफ कंडक्ट, ये अलग से हम देखेंगे।